गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच चीफ मैथ में, जहां पर हम नीट लेवल की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज है लेक्चर नंबर 10 फॉर चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन और उसके प्रिंसिपल्स देखे थे। हमने कई तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन के मेथड्स देखे थे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। आज हम कहां पे आ रहे हैं? टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अच्छा, अब आप बोलें कि हम आपको क्रॉसेस की प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, तो मेरी बात को गौर से सुनना। आज है लेक्चर नंबर 10। लेक्चर 10 में आपके जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स चलेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल, बताऊंगा आगे। लेक्चर 10 में ये चलेंगे। 11 में चलेंगे आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। 12, 13, 14, 15। 12, 13 में चलेंगे क्रॉसेस की प्रैक्टिस। 14, 15 में होल चैप्टर की प्रैक्टिस चलेगी। तो ये मान के चलिए कि ये 4 लेक्चर्स आपकी प्रैक्टिस के लिए ही रखे गए हैं। इस चैप्टर में इतने लेक्चर्स क्यों हो जाते हैं? बिकॉज इसमें कंसेप्ट्स भी बड़े ज्यादा हैं, और कंसेप्ट ज्यादा होने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी काफी रखनी पड़ेगी। तो आपको 4 लेक्चर्स प्रैक्टिस के दिए जाएंगे। अभी तो हम देखो थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं। क्या मैंने आपको कोई क्रॉस बनवा के दिखाया? अभी बनवाने को बोला, बनाने को नहीं। क्या कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया? नहीं। तो क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे हमें? यहाँ से बीच में अगर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस देना शुरू कर देता तो फिर थोड़ा सा ऑर्डर आपका डगमगा सकता था। इससे पहले आपकी एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा होगा इस नाम से, लेट मी ब्रिंग द एनसीईआरटी एज वेल। इसमें हम एनसीईआरटी साथ साथ में रीड करते जाएंगे डिसऑर्डर्स की। तो देखना यहाँ पे म्यूटेशन दे रखा है। अच्छा, एक लेक्चर और भी लगेगा ना, देखना। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 लेक्चर्स तो लग जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। 10th ये, 11th अगला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। 12th में हम क्या करेंगे? पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस 2 लेक्चर्स तक चलेगा। पेडिग्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है ना। तो 15, 16, 17 लेक्चर्स हो ही सकते हैं इस चैप्टर के। अब देखो यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, म्यूटेशन दे रखा है। म्यूटेशन हम कवर करेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि अगले चैप्टर में आपको ये डिटेल में है। वैसे मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे भी बता दूंगा जब कवर आएगा कोई ऐसा जो म्यूटेशन के कारण हो रहा हो। और यहाँ पे आप देखना 5.8 में आपको दे रखा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एक जगह दिया मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और इसके बाद अगर आप आएंगे तो आपको लिखा मिलेगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो इस लेक्चर में हम ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे और एनसीईआरटी रीड करेंगे, फिर लिखेंगे। क्यों इसमें ऐसे क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज इसमें फैक्चुअल बातें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, फैक्ट्स हैं इसके। अगर आपको मान लो किसी डिसऑर्डर के कुछ डिसऑर्डर के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि इसमें ये चीज चेंज हो रही है, इस कारण से डिसऑर्डर हो रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, म्यूटेशन के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ इस चैप्टर में भी, ताकि आपको आगे जब आप पढ़ें तो आपको थोड़ा सा आसान रहे। म्यूटेशन जो है हमें कौन सी, इस अभी तक के लिए कौन सी हमें रखनी है कंसिडरेशन में? जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन भी 2 तरह की होती है। एक होती है पॉइंट म्यूटेशन, एक आपके पास होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मैंने कहा ये दोनों ही चीजें, मतलब जो सारी चीजें, अभी इसके अलावा और भी आपको म्यूटेशंस पढ़नी है, वो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। पॉइंट म्यूटेशन का क्या मतलब है? ओनली अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज। अच्छा, वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। एक न्यूक्लियोटाइड हो गया चेंज। आपने पढ़ा है डीएनए है, मान लो ये डीएनए है, मैंने बना दिया ये डीएनए की एक वो बना दी मैंने। यहाँ पे है एडेनिन। अच्छा, इसलिए मैं करवा नहीं रहा बिकॉज आपको पता नहीं होगा, एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी के लिए ये याद रखना, ए एडेनिन के सामने ग्वानिन, देखो एटीजीसी, एडेनिन के सामने है थाइमिन। ए और जी क्या होते हैं? प्यूरिन्स, पाइरिमिडीन्स। आपको भी कुछ समझ ना आए तो थोड़ा वेट करना, अगले चैप्टर में सब समझ आएगा, बिकॉज ये आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो तब तो आपको समझ आना ही है यार, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, ए के आगे टी होगा और ऐसे एक सीक्वेंस होगा, जैसे एक इस थ्रेड का एक सीक्वेंस होगा ना, जिसके ऊपर ये एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन लगे होंगे। तो मैंने क्या मान लिया, सीक्वेंस है ये एटीजीसी, सीसीजी,
TGC। इसको हम 3 में डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 3 और CTC, ये मान दिया 3। ये किसी चीज के लिए कोड करेंगे, पहले ये mRNA बना लेंगे, mRNA जाके कोड करेगा, इससे mRNA बनेगा, फिर वो कोड करेगा। ये तो DNA का स्ट्रैंड बना दिया मैंने, मान लो फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपको इसीलिए कुछ समझ नहीं आएगा अभी के लिए, सिर्फ सुनना है आपको। पहले ये लिखना छोड़ दो, चाहे सिर्फ आप ये लिखना जो मैं लिखवा रहा हूँ, इसको छोड़ दो। मैंने क्या कहा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया। सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, तो मान लो टी की जगह क्या आ गया, फिर से ए आ गया, तो क्या ये चेंज नहीं हो गया? अगर ये चेंज हो गया न्यूक्लियोटाइड, तो इससे बनने वाला mRNA भी चेंज हो जाएगा। mRNA चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन बनेगा mRNA से, वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आप एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर रहे हो तो आपका प्रोटीन में चेंज आ जाएगा। उसी को हमने क्या कह दिया, म्यूटेशन कह दिया। एक्चुअली म्यूटेशन है क्या? अ सडन चेंज इन डीएनए, अ सडन चेंज इन डीएनए, उसको कह देते हैं म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का क्या मतलब है? जैसे इसमें तो हमने क्या कहा, कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, इसमें न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, ऐड या रिमूव्ड। मान लो एक न्यूक्लियोटाइड इस चेन में और जुड़ गया, लेट्स से जी। तो अब जब हम रीड करेंगे, देखना, जी तो मैंने एंड में लगा दिया ना, स्टार्टिंग में कहीं ऐसे सेंटर में लगाते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने मान लिया एक ए और आ गया, तो अब जो ये पेयर ट्रिपलेट बने थे, ये अब कैसे बनेंगे, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3। अब सी तो आएगा ही नहीं इस ट्रिपलेट में, मतलब सी का तो कोई आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग mRNA का वो नहीं आएगा ना, सी के अगेंस्ट जो mRNA का आएगा भी, तो वो कोड नहीं करेगा किसी प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो इसका प्रोटीन बनेगा ही नहीं, इसका प्रोटीन बनेगा नहीं, तो क्या उसका रिजल्ट मिलेगा? नहीं। न्यूक्लियोटाइड ऐड या रिमूव हुआ, इससे आपका फ्रेम भी चेंज हो गया रीडिंग का। पहले जो रीडिंग का फ्रेम था उसमें ये सी काउंट हो रहा था, अब काउंट ही नहीं हो रहा। मान लो मैंने डिलीट कर दिया, ये जी मैंने हटा दिया, तो अब इसमें क्या, अभी ट्रिपलेट थोड़ी, तो डबलेट बन गया। आपको ट्रिपलेट लेने हैं तो फिर से चेंज हो जाएगा, ये ट्रिपलेट में आ जाएंगे। देखो अब ये सी आ रहा है, पहले आ नहीं रहा था, एक चीज अब हट गई। ऐड करो या रिमूव करो, आपका जो है फ्रेम शिफ्ट हो रहा हो, उसको हम क्या कहा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर मान लो मैं 3 बेसिस ऐड कर रहा हूं, 3 बेसिस मैंने ऐड कर दिए इससे पहले, इन तीनों से पहले, सी से पहले मैंने 3 ऐड कर दिए, सीटीसी ऐसे रहने दिया, 3 ऐड कर दिए मैंने ATG मान लो। अब क्या कोई फ्रेम चेंज हुआ? चेक चेक करो, नहीं फ्रेम तो चेंज नहीं हो रहा, सारे ही आ रहे हैं और हम काउंट भी वहीं से कर रहे हैं। फ्रेम इज नॉट चेंजिंग, इसमें फ्रेम चेंज नहीं हुआ, दैट मींस ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं है, ठीक है। मतलब अगर हम ट्रिपलेट ऐड कर रहे हैं या चेंज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड ऐड कर रहे हैं या हटा रहे हैं, ट्रिपलेट पूरा पूरा ट्रिपलेट अगर मैंने लगाया, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं कहेंगे, बिकॉज फ्रेम इज सेम, ठीक है। तो म्यूटेशन के बारे में अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है, एक है पॉइंट म्यूटेशन, एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है ना। और आपके मेरे ख्याल से यहाँ तक, यहाँ पे दिया भी इतना सही है, साथ साथ में एनसीईआरटी रीडिंग चलती जाएगी। देखो, म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन व्हिच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का चेंज, अल्टरेशन इन डीएनए, एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अब ऑफ कोर्स अगर डीएनए चेंज हो रहा है तो क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज नहीं होगा क्या? वो भी चेंज हो जाएगा साथ साथ में, ये भी चेंज हो जाएगा। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन। अब अगर म्यूटेट हो रहा, चेंज हो रहा, तो इससे क्या वेरिएशन नहीं आएगी? आएगी ना, ऑफ कोर्स। आगे चलिए, एज यू लर्न इन चैप्टर 6, चैप्टर 6 अगला है, तो आप इसको अभी के लिए यहाँ पे छोड़ दो इस लाइन को, आगे चलिए। Therefore, deletion or gain या insertion of a segment of DNA result in the alteration in chromosome, उससे क्रोमोसोम में चेंज आ सकता है। Genes are known as to be located on chromosome. Alteration in chromosome results to abnormalities or aberrations. अब देखो इससे क्या एबनॉर्मेलिटी नहीं आ गई? एबनॉर्मेलिटी मतलब एक चीज कोई, मतलब एक अगर हट गया या एक अगर आ गया तो उससे चेंज तो होगा, एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, कुछ कुछ दिक्कत आ सकती है आपकी बॉडी में फंक्शनिंग में। अब वो हम देखेंगे कैसे। इससे ज्यादातर दिक्कत जो है वो इससे आती है, ज्यादातर इससे भी आती है, बट आपको इसकी पढ़नी है। सिकल सेल एनीमिया, पॉइंट म्यूटेशन आपको भी पढ़ना है, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स में भी देखने को मिलता है। इन एडिशन टू अबव, म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड या सिंगल बेस पेयर पे चेंज आ रहा हो, देन व्हाट इज दैट, पॉइंट म्यूटेशन। ऊपर क्या था, अल्टरेशन या डिलीशन, यहाँ पे क्या है, सिर्फ चेंज। अब चलिए आगे, this is known as point mutation. Classic example is sickle cell anemia. Deletion and insertion causes frame shift mutation. Delete या insert से frame shift mutation होगी.
द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एज एट दिस लेवल, कि अभी तो आपको ये समझ नहीं आएगा बिकॉज आपने डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है, मैं तो आगे कहूंगा ना, आगे पढ़ाऊंगा ना, आगे अगले चैप्टर में देखो आगे। However, there are many chemical and physical factors that induce mutations. हाँ ये भी है, आपको मैंने बोला तो है यार, म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज है डीएनए में। वो केमिकल से भी हो सकता है, जैसे हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं किसी पे पौधों पे, तो उससे उनका डीएनए भी अल्टर हो सकता है पौधों का, कि वो खुद को ऐसा बना ले कि अब उसके ऊपर कोई इंसेक्ट आया, पेस्ट आए तो वो उसको किल कर दें। या ऐसा भी हो सकता है कि उस पेस्टिसाइड को खाने से इंसेक्ट के अंदर कुछ ऐसा चेंज आ जाए कि उसके अंदर जो जीन है वो उस प्लांट को खाने न दें उसको, या उसको जीन को उसको किल कर दें इंसेक्ट को, ठीक है ना। तो इससे म्यूटेशन ही हुई, ठीक है। केमिकल भी हो सकती है और फिजिकल कैसे, वाई आर यूवी रेज, या यूवी रेज इतने हार्मफुल क्यों हैं, हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आने चाहिए, उससे भी हमारा डीएनए अल्टर हो सकता है और बहुत जल्दी अल्टर होता है उससे, मतलब म्यूटेशन ही हो रही है अगर जल्दी अल्टर हो रहा है। दीज आर रेफर्ड एज म्यूटाजेंस। तो ये क्या है, ये क्या है, म्यूटाजेंस है। क्या है ये, म्यूटेशन। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, अगले चैप्टर में आएगा सब। यूवी रेडिएशन देखो, म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज अ म्यूटेशन। तो यूवी रेडिएशन क्या है, एक म्यूटेशन है। इसकी मैं एक बार फोटो खींच लेता हूँ, फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स दी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखो नीचे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पेडिग्री एनालिसिस दे रखा है। आपको अभी पेडिग्री एनालिसिस समझ नहीं आएगा, हम पेडिग्री एनालिसिस कब करेंगे, एट द एंड ऑफ द चैप्टर। मतलब पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स कवर करेंगे, ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपको दे रखे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे आपके पास बस, एंड आफ्टर दैट पेडिग्री एनालिसिस पे हम आएंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं एक बार, देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मतलब शायद आपको हाँ बताया है कि आप एक बार क्या करना, आप पूरी एनसीईआरटी एक बार खुद से पढ़ेंगे, फिर लेक्चर देखेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा जब आएगा। अब आपने पढ़ी तो होगी, तो इसलिए इस यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखना मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या क्या है, समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। ये सब आई होप सो आपको क्लियर ही है अब तो म्यूटेशन के बारे में, कि इसमें डीएनए में चेंज आ रहा है। अब वो डीएनए में चेंज उसका शिफ्ट, फ्रेम भी शिफ्ट कर सकता है और साथ में उसका पॉइंट म्यूटेशन भी कर सकता है। अब हमें क्या स्टार्ट करना है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरह के हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है और एक आपने पढ़ने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। Broadly, genetic disorders may be grouped as two categories. मेंडेली, अच्छा रीडिंग क्यों कर रहा हूँ एनसीईआरटी की, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। पीछे का सब उनको आता होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या है, वो तो सिंपल सिंपल चीजें हैं। यहाँ से मेन डिफिकल्टी स्टार्ट होती है पेडिग्री वगैरह से, तो हम इसको साथ साथ में कवर करने की कोशिश करेंगे। Broadly, genetic disorders may be grouped into two categories: Mendelian disorders, chromosomal disorders. Mendelian disorders are mainly determined by alteration or mutation in the single gene. मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैसे हो रहे हैं, या तो अल्टर हो रहा है या चेंज हो रहा है कोई एक सिंगल जीन। These disorders are transmitted to the offspring of the same lines as well as we have studied in principles of inheritance. तो ये उसी, ऑफ कोर्स ये ट्रांसफर हो जाएंगे ना फिर, ठीक है ना। कहाँ गया, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी, इस पैटर्न को हम कैसे दिखा सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से, वो हम आगे देखेंगे। मोस्ट कॉमन एंड प्रेवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स: हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये आपको सारे पढ़ने हैं सिवाय सिस्टिक फाइब्रोसिस के। थैलेसीमिया ये भी पढ़ना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। यहां से आपका कंसेप्ट आएगा क्या, डोमिनेंट डिसीज या डोमिनेंट डिसऑर्डर एंड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, आगे चलिए, कहां है। सिमिलरली द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू सेक्स क्रोमोसोम एज इन द केस ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम पे होता है, मतलब एक्स एक्स। सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, एक एक्स होगा एक वाई होगा, आपने पढ़ा तो वो एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। तो जो अपने आपके सिलेबस में है वो सारे एक्स क्रोमोसोम वाले ही सेक्स रिलेटेड हैं। तो ऑफ कोर्स हीमोफीलिया कैसा है, एक्स क्रोमोसोम पे होगा। आगे चलिए, इट इज एविडेंट दैट दिस एक्स लिंक्ड रिसेसिव, देखो हीमोफीलिया के बारे में बता भी दिया, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं जो इन्होंने बताया है, फिर तो आगे पढ़ना ही है आपको, वैसे आगे पढ़ना ही है तो यहाँ पे क्या लिखना है यार, आगे पढ़ना है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री, आपको फिर पेडिग्री एनालिसिस दे रखी है। फिर इन्होंने स्टार्ट की है फर्स्ट
कलर ब्लाइंडनेस। तो अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में आपको मैं भी पढ़ा देता हूँ। एनसीईआरटी हमने रीड कर ली है, अब मैं दोबारा रीड नहीं करूंगा। अब आपका फर्ज बनता है आप इसको एनसीईआरटी को लगाएं या रीड करें, मतलब ठीक है ना। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैसे हो रहे हैं? अल्टरेशन और चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, इसको हम क्या कह सकते हैं? म्यूटेशन से हो रहे हैं। म्यूटेशन कॉजेज दीज डिजीजेस। और ये कैसे हो सकते हैं? दीज कैन बी सेक्स लिंक्ड एज वेल एज ऑटोजोमल लिंक्ड। इसका क्या मतलब हुआ? यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सेक्स लिंक्ड का मतलब है जो इस डिजीज को कॉज करने वाली जीन है, ऑफ कोर्स कोई ना कोई जीन होगी इसको कॉज करने वाली भी ना, तो वो जीन किस पे प्रेजेंट है? एक्स या वाई क्रोमोसोम पे। और आपको पता है, ये मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एक्स वाई क्रोमोसोम पे जीन्स है कि नहीं है, आपको मैंने शुरू में बताया है क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती हैं। आई होप सो आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखे होंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया, 10वां लेक्चर आ गया, आपको अगर ये नहीं पता तो आप यहाँ पे पता नहीं क्या करने आए हैं। सेक्स लिंक्ड का मतलब है ऑन एक्स और वाई क्रोमोसोम। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई डिजीज, चलो आगे हम डिजीज कवर करेंगे तभी बता दूंगा। ऑटोजोमल मींस अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, बिकॉज आपकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स में से एक एक्स है एक वाई है, बस जो सेक्स क्रोमोसोम, दो सेक्स क्रोमोसोम होंगे एंड 44 आपके दूसरे। अगर इन 44 में से किसी के ऊपर ये है डिजीज को कंट्रोल करने वाला जीन, तो फिर क्या है? अदर देन सेक्स क्रोमोसोम अगर है, वो जीन किसी और पे है, तो उसको बोलेंगे ऑटोजोमल जीन, ऑटोजोमल डिजीज, ऑटोजोमल लिंक डिजीज। डोमिनेंट डिसऑर्डर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट डिसऑर्डर? देखना ध्यान से। अब जैसे मैंने क्या कहा, डोमिनेंट डिसऑर्डर में डोमिनेंट ट्रेट आपने पढ़ा है, उसमें क्या होता है? सिर्फ एक अलील आ जाए डोमिनेंट की, वो भी काफी है। ओनली अ सिंगल अलील ऑफ दिस डिजीज इज कैपेबल टू कॉज इट, is capable to produce the phenotypic results. वैसे if I talk about the example, मान लो एक ऐसी जीन है, लेट्स से एक ऐसी जीन है जो कि मैंने मान लिया एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जो कि मैंने मान लिया एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, और वो डोमिनेंट डिसऑर्डर है, डोमिनेंट डिसऑर्डर को कॉज कर रही है। एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, मैंने उसको डिनोट कर दिया ऐसे एक्स डी से, मतलब एक्स क्रोमोसोम पे है डिजीज कॉजिंग, ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है ना। ये क्या है? डोमिनेंट एलील है। रिसेसिव क्या मैंने लेट कर लिया? एक्स स्मॉल डी, ये मैंने मान लिया रिसेसिव वाले के लिए, ठीक है। या आप सिंपल एक्स भी लिख सकते हो, एक्स स्मॉल डी भी लिख सकते हो। तो अगर आपका डोमिनेंट डिजीज के केस में कोडिंग क्या दे रहा है? एक्स डी दे रहा है, एक्स दे रहा है, मैंने इसको रिसेसिव वाले को सिंपल एक्स लिख दिया, डोमिनेंट वाले को एक्स डी लिख दिया। या ये दे रहा हो, या कोड दे रहा हो एक्स डी एक्स बी, दोनों में डोमिनेंट वाला अलील प्रेजेंट है, दैट मींस दोनों ही क्या होंगे? डिजीजिंग, मतलब डिजीज से ग्रसित होंगे। डिजीज से ग्रसित मतलब दोनों ही अफेक्टेड होंगे, डिजीज अफेक्टेड होंगे ये, बिकॉज दोनों में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। देखो इसमें चाहे एक डोमिनेंट हो या दोनों की दोनों डोमिनेंट हो, ठीक है ना। अब यहीं पे अगर रिसेसिव डिसऑर्डर होता, रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब उसको इससे कोई मतलब नहीं है, अगर डिसऑर्डर होगा सिर्फ इससे होगा, इससे डिसऑर्डर नहीं होगा। रिसेसिव का मतलब ये है। रिसेसिव का मतलब क्या होता है? दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम मतलब दोनों डिजीज कॉजिंग वाले जीन आने चाहिए। इसमें अगर एक भी डिजीज कॉजिंग वाला अलील आ गया, ओनली अ सिंगल अलील ऑफ दिस डिजीज इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द फेनोटाइपिक रिजल्ट्स। अगर एक भी डिसऑर्डर वाला जीन आपके पास आ गया, एक भी आपके पास अफेक्टेड एलील आ गया, दो अलील्स होते हैं उनमें से एक भी इफेक्टेड एलील आ गया, तो आपको डिजीज हो जाएगी, ठीक है। रिसेसिव डिसऑर्डर में बोथ the alleles must be causing disease,
दोनों अलील्स ऐसे होने चाहिए तो डिजीज कॉजिंग वाले, मतलब यही एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें ये वाला डिजीज करेगा, ये वाला भी डिजीज करेगा, बट इस केस में एक्स एक्स वाला डिजीज नहीं करेगा, इस केस में डोमिनेंट वाले में, बिकॉज ये तो क्या है, क्या ये डिजीज कर पाएगा, इसमें तो डिजीज कॉजिंग कोई आया ही नहीं एलील, इसमें एक आया, इसमें कोई भी नहीं आया, इसमें दोनों आए, जब दोनों आएंगे तब करेगा, इसमें जब दोनों आएंगे तभी करेगा, ठीक है ना, इसमें भी। अच्छा इसमें तो ये भी कर रहा है ना, इसमें डोमिनेंट वाले में तो ये भी कर रहा है, पर इसमें एक्स डी एक्स नहीं करेगा, एक्स डी करेगा और एक्स एक्स नहीं करेगा, ठीक है ना, नहीं करेगा ये। तो डिजीज कॉज कौन कर सकता है इसमें, सिर्फ ये। अब जब भी आपको बोले कि कोई रिसेसिव ऐसा है, रिसेसिव पेरेंट विद दिस डिजीज, एक आपको मान लिया बोला एक रिसेसिव डिसऑर्डर है और एक पेरेंट उससे ग्रसित है या उससे पीड़ित है, तो आप उसका जीनोटाइप कैसे लिखोगे, दोनों के दोनों डोमिनेंट वाले। अगर आपको कहा कि एक डोमिनेंट डिजीज है, डोमिनेंट डिजीज जो कि एक मेल में देखने को मिल रही है और जो कि एक्स क्रोमोसोम पे नहीं हो रही, मान लो, ठीक है, अभी तो मैंने सारे फीमेल के बनाए हैं, देखो बिकॉज दोनों एक्स एक्स ले रहे हैं हम, तो ये फीमेल के बनाए मैंने सारे। अगर मान लो मैंने कहा कि एक फीमेल है जिसको डोमिनेंट डिजीज है, ठीक है, और वो एक्स क्रोमोसोम पे होने वाली डिजीज है, तो इनमें से कौन सा उसमें से अफेक्टेड होगा, डोमिनेंट डिजीज है तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, बट आपके सिलेबस में कौन सी है, सिर्फ रिसेसिव है, सिर्फ एक्स पे लिंक्ड और रिसेसिव ही आपको मिलेंगी। सेक्स लिंक्ड भी दो तरह की होती हैं, पहले इसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ सेक्स लिंक्ड वाली के टाइप्स। सेक्स लिंक्ड डिसीजेस भी दो तरह की होंगी, ध्यान से सुनना है, समझना है। सेक्स लिंक्ड भी या तो एक्स पे होगी, मतलब एक्स पे होगा उसका कॉजिंग जीन, या तो उसका कॉजिंग जीन वाई पे होगा, राइट, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो एक्स जीन पे होगा, एक्स क्रोमोसोम पे होगा, तो वाई क्रोमोसोम पे। अब अगर वो मेल है तो उसके क्रोमोसोम होंगे ये, अगर वो फीमेल है तो उसके क्रोमोसोम्स होंगे ये। अब एक्स लिंक्ड में भी दो कैटेगरीज हो गई, एक एक्स लिंक्ड में अगर डोमिनेंट है और एक एक्स लिंक्ड में अगर रिसेसिव है। वाई लिंक्ड में भी एक हो गई डोमिनेंट और एक हो गई रिसेसिव। एक्स लिंक्ड की डोमिनेंट मतलब इसका अलील एक्स पे है, तो अगर मैंने इसमें ये बनाया एक्स वाई सिंपल, अगर मैंने कहा देखो ये है एक्स लिंक्ड में, मैंने क्या मान लिया, ये है आपके पास नॉर्मल जीन और एक्स के ऊपर अगर मैंने लगा दिया डॉट तो ये है डिफेक्टिव जीन, मैंने लेट कर लिया आपको समझाने के लिए। और इसमें मैंने क्या कहा, y जो है वो है नॉर्मल एंड y डॉट जो है वो है डिफेक्टेड या डिफेक्टेड जीन, ठीक है। अब डोमिनेंट है अगर, डोमिनेंट तो एक्स लिंक्ड में, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड में मेल फीमेल के अलग अलग केसेस हो सकते हैं, तो इसमें या तो मान लो आप मेल है या तो मान लो फीमेल है, तो फीमेल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, फीमेल है एक्स एक्स, अब या तो उसका एक एक्स नॉर्मल हो या तो एक एक्स एक्स डॉट वाला हो, तो या ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। यही तीन पॉसिबिलिटीज बची फीमेल में एक्स और एक्स डॉट से, देखो यही तीन बचेंगी, इसका आप देखना यही तीन बचेंगे ना यार, देखो चेक करो, या तो एक्स डॉट एक्स आ जाए या तो दोनों पे डॉट हो या तो कोई भी अफेक्टेड ना हो। तो रिसेसिव में डोमिनेंट में अगर मैं बना रहा हूं तो फीमेल के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एक्स 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 डॉट एंड एक्स डॉट। अब जो अफेक्टेड होगी वो कौन सी होगी देखना, और मेल में क्या क्या है, मेल में या तो एक्स डॉट वाई होगा या तो एक्स, देखो बिकॉज वाई के ऊपर तो डॉट हो नहीं सकता, वाई के ऊपर डॉट तो वाई लिंक्ड में होगा ना, ये तो एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड की डिसीज के जीन क्या वाई के ऊपर होगा क्या, नहीं होगा, वाई के ऊपर एक्स का जीन थोड़ी होगा यार, एक्स लिंक्ड डिसीज कॉज करनी है तो एक्स के ऊपर उसका जीन होगा, वाई के ऊपर थोड़ी होगा, तो वाई तो नॉर्मल ही रहने वाला है, या तो एक्स के ऊपर डॉट हो सकता है या तो नहीं होगा, मतलब इसके लिए या तो एक्स वाई आएगा या तो एक्स डॉट वाई आएगा। अब अफेक्टेड कौन सा होगा, इतने ऊपर दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और हल्का सा ऊपर कर देते हैं, यस। अब इसको बहुत बहुत ध्यानपूर्वक सुनना आपको,
जो आपको मैंने मान लो जिसके ऊपर मैंने ऐसे बना दिया ना, ये क्या मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये आपका पेडिग्री एनालिसिस नहीं चल रहा, ध्यान से सुनना है। पेडिग्री एनालिसिस में भी ये सिंबल्स आएंगे, बट ये मैंने अपना सिंबल बना लिया, लेट कर लिया मैंने इसको क्या, कि अफेक्टेड है वो पर्सन, अफेक्टेड जीन आ गया। देखना अब डोमिनेंट में क्या ये अफेक्टेड होगा, नहीं यार, डोमिनेंट तो है, मतलब कोई एक अफेक्टेड अलील आ जाए तो भी हो जाएगा, बट इसमें तो एक भी अफेक्टेड अलील नहीं आया, मतलब ये अफेक्टेड नहीं होगा। इसमें एक अफेक्टेड अलील है, दूसरा तो नहीं है, दूसरा तो जीन क्रोमोसोम ही दूसरा आ गया ना, तो ये अफेक्टेड है बिकॉज इसमें एक्स डॉट आ गया, और डोमिनेंट में एक्स डॉट अगर एक भी हो तो भी वो चलेगा। और वैसे भी इसमें अगर मान लो एक्स डॉट आ ही गया है, तो चाहे रिसेसिव ही क्यों ना हो, इसमें कोई और तो हो नहीं सकता, तो इसमें तो एक ही हो सकता है, चलो वो रिसेसिव में कवर कर लेंगे। एक्स एक्स दोनों के पास नहीं है, मतलब ये भी नहीं कॉज करेगा, ये करेगा बिकॉज एक के पास तो है, और ये तो करेगा ही करेगा बिकॉज दो के पास है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या, ऐसे देखो ये आपकी पॉसिबिलिटीज है जो कि अफेक्टेड होंगी। अब अगर मैं मान लो यही पॉसिबिलिटीज, तो रिसेसिव के पास भी यही पॉसिबिलिटीज होंगी ना, बट रिसेसिव में क्या है, आपके पास दोनों के दोनों अफेक्टेड आने चाहिए। रिसेसिव में देखना, अगर मैं बात कर रहा हूँ मेल की, अगर मैं बात कर रहा हूँ फीमेल की, तो मेल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो एक्स वाई हो, या तो एक्स डॉट वाई हो, या तो एक्स एक्स, एक्स डॉट एक्स, मतलब एक्स एक्स डॉट और एक्स डॉट एक्स डॉट। ठीक है, फीमेल में एक्स एक्स नॉर्मल होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज इसके पास एक भी नहीं है ऐसा अलील जो प्रोड्यूस कर रहा हो। एक्स एक्स डॉट नॉर्मल होगा बिकॉज एक ही अलील है, तो इसको ये देखना, ये है नॉर्मल, ये अनअफेक्टेड तो होगा, बट इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कैरियर, इसको हम क्या कहेंगे, कैरियर। कैरियर मतलब रिसेसिव डिजीज में, रिसेसिव डिजीज में वो फीमेल जिसके पास, वो फीमेल जिसके पास सिर्फ एक अफेक्टेड जीन आया, दूसरा अफेक्टेड जीन नहीं आया, एक अफेक्टेड अलील है, दूसरा नॉर्मल अलील आया। ठीक है ना, अब ये क्या है, ये भी अफेक्टेड है, ये वाला अफेक्टेड है इसमें, इस केस में ये कैसा नॉर्मल, ये कैसा अफेक्टेड। बोला इसमें अलील तो एक है, तो रिसेसिव में तो हमें दोनों के दोनों अलील सेम चाहिए, क्या इसमें दूसरा अलील एक्स का हो सकता है, नहीं, इसमें तो पॉसिबली एक्स का एक अलील है, और अगर वो एक भी इसको डिफेक्टेड मिल गया तो ये डिफेक्टेड ही रिजल्ट देगा। समझो इस बात को, ध्यान से सुनना। जैसे इसका मैं कोई एग्जांपल सोचूं तो बढ़िया सा हम्म 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 हाँ देखो, देखो हम इसको समझ लेते हैं किसी चीज से, ये मान लो माजा है, माजा दोनों माजा अच्छी, दोनों माजा अच्छी पी किसी ने, तो वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। वो कैसा, नॉर्मल। अगर किसी ने एक माजा अच्छी है, एक माजा गंदी है, उसको दो बंदों को देनी है, तो एक बंदे को तो गंदी माजा जाएगी, एक बंदे को तो गंदी माजा जाएगी, और अगर एक बंदे को गंदी माजा गई तो वो किसी को दे रही है गंदी माजा, दैट मीन वो कैरियर बन गई। एक को गया नॉर्मल, एक को गई गंदी माजा। अगर मान लो दोनों की दोनों गंदी माजा है, तो वो खुद के पास दोनों ही गंदी माजा है, तो दोनों ही गंदी देगी, अगर दोनों गंदी दे रही है दैट मींस वो अफेक्टेड है, दैट मींस वो अफेक्टेड है। इसमें देखना, इसमें देखना, एक्स वाई मतलब एक भी गंदी माजा नहीं है, एक माजा है और एक स्प्राइट है, हमें स्प्राइट से तो मतलब ही नहीं था, हमें तो मतलब ही माजा से था, हमें माजा देखनी है, एक ही माजा है, हमें तो देनी तो माजा है, एक ही माजा है और वो अफेक्टेड है। अब एक ही माजा अफेक्टेड माजा है, दो माजा दोनों अफेक्टेड, एक माजा एक और अफेक्टेड, दैट मीन्स जैसे देखो दो माजा थी, दोनों ही दोनों अफेक्टेड हैं, दोनों की दोनों एक्सपायर्ड हैं, एक माजा वो एक्सपायर्ड है, माजा नहीं तो कोई और मान लो, एग्जांपल है जस्ट, माजा वालों कोई मतलब केस को उसमें ठोक देना है ना, वैसे तो ठोकोगे कैसे यार, इतनी सी बात पे थोड़ी ऑफेंसिव हो जाओगे हैं माजा वालों। देखो, ठीक है, तो इस चीज को समझो, ये क्या होगा, ये अफेक्टेड होगा, ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड, और इसको हम कह देते हैं कैरियर, बिकॉज ये ये अगर मान लो इसके गमीट क्या क्या बनेंगे, एक्स एक्स डॉट के गमीट क्या क्या बनेंगे, एक होगा एक्स गमीट, एक होगा एक्स डॉट, मतलब इससे कैरियर वाला तो जीन तो निकल रहा है ना, वो जीन तो इसके पास, इसके आगे जा रहा है ना, इसके अगली जनरेशन में। समझो इस बात को, अगली जनरेशन में जा रहा है डिफेक्टेड जीन, अगर मान लो वहां से भी डिफेक्टेड आ गया तो ये तो डिजीज कॉज कर देगा, कर देगा, तो मतलब ये क्या है, कैरियर है। कैरियर मतलब जो अगली जनरेशन में डिजीज पास कर दे बट खुद तो नॉर्मल हो, तो कैरियर में आगे लिखवाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एक्स लिंक्ड को, समझा आपने, और एक्स लिंक्ड ही आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है सारी की सारी बीमारियां, तो अगर आपने इतना समझ लिया तो आप आगे डिजीजेस को समझने के काबिल हैं, अन्यथा आपको डिजीजेस समझ ना आती। बोलो सीधा मैं आपको पढ़ा दूं सिकल सेल एनीमिया, तो क्या समझ आएगा, बोलो सीधा पढ़ा दूं क्या है, पहली कलर ब्लाइंडनेस, सीधा पढ़ा दूं कलर ब्लाइंडनेस, क्या समझ आएगा,
समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। पेडिग्री एनालिसिस में भी मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स दूंगा, जैसे अभी करवा रहा हूं, उसमें तो मैं सीधा पॉइंट्स बताऊंगा कुछ, उन पॉइंट से आप डायरेक्ट बता सकते हो किस चीज की पेडिग्री एनालिसिस है, ऑटोसोमल की है या सेक्स रिलेटेड की है, और सेक्स रिलेटेड में एक्स की है या वाई की है, ऑटोसोमल में रिसेसिव है डोमिनेंट है, सेक्स रिलेटेड में रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, कैसे पता करोगे यार इतना कुछ आप पेडिग्री में अभी से? तो इसीलिए पेडिग्री एंड में पढ़ाते हैं, किसी भी लेक्चर में देख लेना आप, किसी भी कोचिंग में देख लेना, पेडिग्री बिल्कुल एंड में करवाएंगे, पेडिग्री बिल्कुल एंड में करवाई जाती है। ठीक है, तो वाई लिंक्ड में भी ऐसी है, डोमिनेंट हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है। अब क्या वाई लिंक्ड, देखो वाई लिंक्ड क्या फीमेल में होंगी? नहीं, वाई लिंक्ड फीमेल में कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, ऑफ कोर्स वाली बात है, वाई लिंक्ड तो होगी ही सिर्फ मेल में, अगर वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है होंगी ही सिर्फ मेल में, राइट। और ये तो आपको वैसे भी सिलेबस में है ही नहीं, आपको तो सिलेबस में ही सारी की सारी एक्स लिंक्ड है, तो यही है जो आपको मेजरली समझना है। वाई लिंक्ड तो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, फीमेल में तो जा ही नहीं सकती वाई लिंक्ड सेक्स क्रोमोसोम, बिकॉज फीमेल में तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स ही एक्स वाले हैं, तो क्या फीमेल में वाई लिंक्ड क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा? वाई वाली डिजीज ना, या तो ये मेल में होगी, मेल में डोमिनेंट है, मगर मान लो अगर डोमिनेंट है तो या तो वो एक्स वाई होगा या तो वो एक्स वाई डॉट होगा, डोमिनेंट है तो ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड नहीं है, मतलब ये अफेक्टेड है, दैट मींस इसको गोला लगा दिया। सिमिलरली अगर मैंने मान ला, ये ऐसे लगाता हूँ क्रॉस, अगर मैंने माना एक्स वाई में रिसेसिव आ गया, अभी तो नॉर्मल है, नॉर्मल में तो कुछ वैसे भी नहीं होगी, एक्स डॉट वाई है तो एक्स वाई डॉट है, तो ये रिसेसिव तो है, रिसेसिव है, देखो रिसेसिव में ये वाला केस आ गया ना कि एक अफेक्टेड आ गया, इधर भी रिसेसिव में एक अफेक्टेड आ गया, क्योंकि इसके पास दूसरा तो है ही, दूसरा जीन, ठीक है, एको वाई और एको वाई अफेक्टेड आ गया, तो ये अफेक्टेड हो गई। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। इसमें जो मेन समझने वाली बात थी वो थी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ यहाँ यहाँ, ये कुछ बातें थी समझने वाली, और अगर आपने ये समझ ली तो आपको मतलब आगे जो है आसानी होगी, आगे आसानी होगी। इसको नोट कर लेना, ये पेज इस पूरे डिजीजेस को समझाने के लिए बहुत काफी है, बहुत काफी, देखो ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। अब अगर मैं निकालूं डिजीजेस की प्रोबेबिलिटी, अगर मैंने कहा कि एक्स आपके सिलेबस में कौन सी है, एक्स लिंक्ड में भी रिसेसिव, तो यहां पे देखो दो प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो तरह के ऑफस्प्रिंग्स आपके आ रहे हैं, उनमें से 50% आर अफेक्टेड, और यहां पे तीन तरह के हैं, तीन तरह के मतलब अगर आप बात करें तो तीन में से सिर्फ एक, तो 1/3, इसको आप क्या कह सकते हो, 1/3 को परसेंटेज में, तो 3 जा 9, 33.33, राइट, 33.3%, मतलब कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस ज्यादा किसमें देखने को मिलेंगी? मेल्स में, बिकॉज अगर मेल में एक अफेक्टेड डिजीज आ गया, एक अफेक्टेड डिलील आ गया, तो वो 100% ही क्या है, क्या है, अफेक्टेड। अगर मान लो एक अफेक्टेड अलील आ गया किसके अंदर, फीमेल के अंदर, तो क्या वो अफेक्टेड है? एक से नहीं, एक से तो वो कैरियर बन रही है, दोबारा अगर दूसरा आ गया तो वो अफेक्टेड होगी, तो इसमें फीमेल का अफेक्टेड रेट कम है, मेल का अफेक्टेड रेट ज्यादा है, चेक कर लो, ठीक है। तो इसको समझो, इन इन बातों को समझो, ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा आपको, सीधा वो डिजीज करवाएंगे, थोड़ा बहुत उनके क्रॉसेस करवाएंगे, और डिजीज के क्रॉसेस भी हम करेंगे, डिजीज के क्रॉसेस भी हम करेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू, इसको नोट करो, मैं साइड पे हो रहा हूं, और फिर से हम वैसे ही चलेंगे जैसे हम चलना स्टार्ट किए थे, एनसीईआरटी से फिर आगे हम करवाते चलेंगे। एनसीईआरटी अपने साथ में रखना इस लेक्चर के लिए, डिजीजेज में ऐसे ही कवर करवाऊंगा, तो चाहे वो इस चैप्टर की डिजीजेज हो या आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाले चैप्टर के डिजीजेज हो, ठीक है, बिकॉज ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, रट्टा मारना पड़ेगा, बट समझ के रट्टा मारो तो बेटर नहीं है क्या यार? देखो बायोलॉजी में रट्टा तो है, ये तो मैं मानता हूँ, हाँ रट्टा है। अब बताओ आपको क्या थैलेसीमिया याद नहीं रखना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, थैलेसीमिया में क्या था, हाँ समझोगे तो रट्टा मारना थोड़ा आसान हो जाएगा, ये चीज है बस। अब हम स्टार्ट करते हैं कलर ब्लाइंडनेस से, ऑन है, हाँ ऑन है। कलर ब्लाइंडनेस, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, देखो क्या कहां पे है हम, बोले आप अपने घर पे हैं, हा हा हा, वेरी फनी। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, और सेक्स लिंक्ड आपके सिलेबस में कौन से हैं? एक्स वाले, मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कलर ऑफ आई,
ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। बहुत आराम से एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, आपने देखा होगा पहले जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता था तो ऐसे फटफट एक एक लाइन पढ़ी, कुछ लाइन स्किप ही कर देता था जहाँ पे मेन चीज ना लिखी हो। ठीक है, आज मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ। द डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। इट occurs in about 8% males and 0.4% females। देखो फीमेल्स में कितना कम है। This is because of the genes, because the genes that lead to red-green color blindness are on the X chromosome. Males have only one X chromosome और फीमेल में दो। The son of a woman who carries the gene has a 50% chance of being colorblind। अच्छा देखो, वही बात है, अगर ये कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है तो आगे जो मान लो इससे सन हो रहा है, कोई इससे सन हो रहा है मतलब एक वाई आ रहा है साथ में, तो 50% अफेक्टेड आएंगे, 50% नॉर्मल आएंगे। यही इन्होंने लिखा है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आगे लिखवाऊंगा भी। मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड, मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज ये रिसेसिव डिजीज है। तो क्या आपको ये कलर ब्लाइंड दिख रही है? रिसेसिव में तो दोनों के दोनों अफेक्टेड चाहिए आपको, तो ये कलर ब्लाइंड नहीं है। बट बिकॉज द जीन इज रिसेसिव, this means that its effect is suppressed by her matching dominant normal allele। dominant normal ने उसको suppress करके रखा है, उसके इफेक्ट को। A daughter will not normally be colorblind unless her mother is carrier and father is colorblind। अगर मान लो मदर कैरियर है, मदर कैरियर मतलब x x डॉट, फादर कलरब्लाइंड मतलब x डॉट y। फादर कलरब्लाइंड कब होगा? ये यही होगा ना फादर में, तो यार इससे का मीट बना x x नॉट, इससे बना x नॉट y। ठीक है, x x नॉट आया कैरियर, x नॉट y आया मेल, x नॉट फीमेल अफेक्टेड, एक्स नॉट वाई। तो इन्होंने यही कहा है आपको फीमेल अफेक्टेड सिर्फ तब मिलेगी जब एक फीमेल कैरियर होगी और फादर अफेक्टेड। बोला ऐसे भी तो हो सकता है कि फीमेल कैरियर की जगह फीमेल भी अफेक्टेड हो और फादर भी अफेक्टेड हो। हाँ, इसमें भी आपको कोई मिलेगा, देखो एक्स नॉट वाई, तो आपको क्या क्या मिलेगा? एक्स नॉट वाई, एक्स नॉट वाई। इसमें भी आपको वही मिल रहा है। ठीक है, अफेक्टेड फीमेल के मिलने के दो ही केसेस हैं, अफेक्टेड मेल के मिलने के काफी केसेस हो जाएंगे। बिकॉज अफेक्टेड मेल में सिर्फ आपको एक ये चाहिए, अगर एक ये चाहिए तो क्या ये आपको, ये तो या तो मान लो सिर्फ मेल अफेक्टेड हो, अगर सिर्फ मेल अफेक्टेड है तो भी आपको ये मिल सकता है क्या? नहीं, ये लिखवाऊंगा, चलो पहले लिखवाऊंगा। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कलर ब्लाइंडनेस में? सेक्स लिंक मैं लिखवा ही देता हूँ ये सारी चीजें। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं विद कलर ब्लाइंडनेस। मेरे को लग नहीं रहा आज ये सारे के सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो भी पाएंगे, बिकॉज हमने जो कंसेप्ट समझे हैं सिकल सेल एनीमिया तक हो जाए बस, फिर फेनाइलकेटोन्यूरिया थैलेसीमिया हम आगे कर लेंगे क्रोमोसोमल डिजीज के साथ। राइट, फिर भी ट्राई कर रहे हैं, अब हम कलर ब्लाइंडनेस की तरफ चल रहे हैं। देखना, कलर ब्लाइंडनेस सबसे पहले तो सेक्स लिंक्ड है, और सेक्स लिंक्ड भी कौन सा? एक्स लिंक्ड है, और कैसी है? रिसेसिव है। इसमें होता क्या है? चेंज इन रेड ग्रीन कोन ऑफ आई, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो पर्सन इज, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इज अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। अभी तो हमें रिवीजन भी करना है पिछले लेक्चर का, इस तो वो ना भी करवाएं तो भी चलेगा काम, वो पिछले लेक्चर में पढ़ाई क्या था, वो सेक्स डिटर्मिनेशन, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, फिर भी करवा दूंगा। पर्सन इज अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, उसको ये नहीं पता चल रहा लाल रंग कौन सा है और हरा रंग कौन सा है। एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, जो हमने मेजर पॉइंट्स देखे थे वो तो हमने लिखवाई दिए। और इसमें एक आपको क्या लिखा था? फीमेल अफेक्ट कब हो सकती है? फीमेल अफेक्टेड कब हो सकती है? या तो दो केसेस होंगे इसके, या तो मदर कैरियर हो प्लस, अच्छा मदर कैरियर और फादर नॉर्मल, क्या ये कर सकता है क्या किसी फीमेल को अफेक्ट? ना, देखो मदर कैरियर मींस एक्स एक्स नॉट और फादर नॉर्मल मींस एक्स वाई, तो ये तो एक्स एक्स देगा, एक्स वाई देगा, एक्स नॉट एक्स देगा, एक्स वाई, तो एक्स एक्स और एक्स नॉट एक्स मिल रहा है। मतलब कोई ऐसी फीमेल तो नहीं है जो कि अफेक्टेड होगी, राइट? एक तो कैरियर बनेगी और एक नॉन अफेक्टेड बनेगी। तो फादर कैसा होना चाहिए? अफेक्टेड होना चाहिए। देखो फादर को कुर्बानी देनी पड़ रही है ताकि उसकी फीमेल जो है वो अफेक्ट हो सके। फीमेल मींस चाइल्ड, फीमेल ऑफस्प्रिंग।
ठीक है, और आगे और क्या हो सकता है, या तो मान लो मदर भी अफेक्टेड हो। ये कंडीशन याद रख लेना, और याद क्या रखनी है यार, समझो इसको। मदर अफेक्टेड, क्या सिर्फ मदर अफेक्टेड से हो जाएगा? नहीं यार, मदर अफेक्टेड मान लो मैंने मदर अफेक्टेड ले ली और फादर नॉर्मल ले लिया, फादर मैंने ले लिया एक्स वाई, तो इससे एक बनेगा एक्स नॉट एक्स जो कि है नॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं कैरियर, एक्स नॉट वाई नॉर्मल नहीं है। अफेक्टेड मेल, आपको तो अफेक्टेड फीमेल चाहिए ना, एक्स नॉट वाई हो गया, एक्स नॉट एक्स हो गया, तो यहाँ से भी एक्स नॉट एक्स एक्स नॉट वाई तो बनेगा, तो कोई आपको फीमेल मिली क्या अफेक्टेड? नो, 50% कैरियर फीमेल्स हैं और 50% आपको मेल्स अफेक्टेड मिल रहे हैं इनके ऑफस्प्रिंग्स में, तो दोनों के दोनों अफेक्टेड होने चाहिए, फादर अफेक्टेड भी और मदर अफेक्टेड भी, यही केस चलेगा। अब देखो, अगर आपके पास मान लो फीमेल के पास कब जाएगी डिजीज कोई भी, जब फादर अफेक्टेड होना ही चाहिए, 100%, 100% है कि फादर अफेक्टेड होना चाहिए। और फीमेल के पास देखो फादर में से एक्स जाता है, अगर देखो एक चीज इसको समझने के लिए, एक चीज समझना इसको समझने के लिए, फादर अफेक्टेड क्यों चाहिए? अगर मान लो फादर नॉर्मल है तो अब फीमेल अफेक्टेड चाहिए अगर आपको, तो फीमेल में तो ये एक्स ही जाएगा ना, फीमेल में तो ये एक्स ही जाएगा। अगर वो नॉर्मल है तो उसमें एक्स क्या नॉर्मल, और क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है तो एक अगर नॉर्मल चला गया फीमेल में, बिकॉज फीमेल तो दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम से एक नॉर्मल चला गया, मतलब दूसरा अगर इफेक्टेड है तो भी वो नॉन अफेक्टेड ही फीमेल मिलेगी। इस बात को समझना, गहराई को समझना, ये अफेक्टेड होना ही चाहिए अगर फीमेल अफेक्टेड है। क्यों? अगर ये नॉन अफेक्टेड है मतलब फीमेल का एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जो कि नॉन अफेक्टेड है, और क्योंकि ये रिसेसिव है तो अगर एक क्रोमोसोम नॉन अफेक्टेड, इसमें आपको दोनों क्रोमोसोम अफेक्टेड चाहिए ना, दोनों क्रोमोसोम अफेक्टेड चाहिए, तो दोनों क्रोमोसोम में से अगर एक भी अनअफेक्टेड आ गया तो मतलब डिजीज आगे नहीं गई। अगर ये अनअफेक्टेड है मतलब आगे नहीं जा पाएगी फीमेल में। अगर मैं बात कर रहा हूं, हम्म, हाँ एक मिनट, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स वाई की, तो इसके पास क्या होना चाहिए, मतलब फादर तो यही होना चाहिए, फादर तो 100% श्योर यही होगा। और क्या मदर नॉर्मल हो सकती है? अब देखना, अगर कोई फीमेल है, फीमेल एक्स एक्स होगा उसके पास, जिसमें से एक एक्स उसके फादर से आया होगा, एक एक्स उसकी मदर से आया होगा, मदर से आने वाला भी अफेक्टेड चाहिए, फादर से आने वाला भी अफेक्टेड चाहिए। फादर के पास तो होता ही एक एक्स है, मतलब एक एक्स जो फादर से आएगा वो अफेक्टेड होना चाहिए, मतलब ये वाला अफेक्टेड ही होना चाहिए। तो ही इसीलिए हमने कहा कि फादर हमेशा अफेक्टेड होगा अगर फीमेल अफेक्टेड है। और अगर मान लो हमें फीमेल अफेक्टेड चाहिए, दैट मीन्स एक्स एक्स दोनों के दोनों अफेक्टेड चाहिए, एक फादर वाला तो अफेक्टेड वाला आ गया, दूसरा वाला भी अफेक्टेड चाहिए, तो दूसरा वाला अफेक्टेड कब आ सकता है? जब मदर अफेक्टेड हो या तो कैरियर हो, बिकॉज मदर कैरियर है तो उसमें 0.5% 50% तो रहता है कि एक्स नॉट वाला चला जाए, अफेक्टेड वाला चला जाए, राइट? तो 50% चांसेस तो है, तो अगर मदर कैरियर है तो 50% चांसेस हैं कि फीमेल भी अफेक्टेड होगी। अगर मदर अफेक्टेड है और फादर अफेक्टेड है, दोनों मतलब दोनों केसेस में फादर तो अफेक्टेड है ही है, इस केस में 50% बीमारी कैरी होगी, 50% नहीं होगी, बिकॉज इसमें एक कैरियर है ना, इसमें 100% बीमारी कैरी होगी, 100%। इसमें ऑल फीमेल्स विल बी अफेक्टेड, इसमें ओनली अ फ्यू। इसका क्रॉस भी हम बना के देखेंगे अगले पेज पे, बट पहले मैं आपको लिखा दूं मेल्स अफेक्टेड। अब ध्यान से समझनी है ये बात, मेल्स अफेक्टेड, जैसे हमने फीमेल्स अफेक्टेड पढ़ा, मेल्स अफेक्टेड कब कब होंगे, इसमें मेल कब कब अफेक्ट होंगे। देखना, मेल के पास होता है एक्स वाई, अगर मेल अफेक्टेड है दैट मीन उसको जो एक्स चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए, बिकॉज ये एक्स लिंक्ड है तो एक्स ही अफेक्टेड होगा, रिसेसिव है तो अगर एक एक्स है और उसमें इफेक्टेड आ गया तो वो तो रिसेसिव हो गया, डोमिनेंट, यही होना चाहिए बस, ठीक है ना? तो ये अफेक्टेड एक्स चाहिए। अब एक मेल के पास एक्स वाई है, उसके फादर के पास भी एक्स वाई होगा और मदर के पास होगा एक्स एक्स, मतलब मदर से उसको एक्स मिल सकता है या एक्स मिल सकता है, फादर से उसको या तो एक्स मिलेगा या वाई मिलेगा। मदर तो हमेशा 100% एक्स ही दे रही है ना, तो मतलब ये जो एक्स होगा इसका चाइल्ड का, ये मदर से ही आया होगा, ऑफ कोर्स वाली बात है, बिकॉज फादर को वाई ही देना पड़ेगा। अगर फादर ने एक्स दे दिया तो वो फीमेल नहीं होगी। याद करो वो दिन जब हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा है ह्यूमंस में, अगर फादर वाई क्रोमोसोम दे रहा था तो वो मेल है, एक्स क्रोमोसोम दे रहा था तो वो फीमेल है, मतलब फादर का एक्स नॉर्मल होगा या अफेक्टेड होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा चाइल्ड को, ऑफस्प्रिंग को, मेल चाइल्ड को। तो मेल चाइल्ड में फादर चाहे नॉर्मल हो या फादर चाहे अफेक्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मदर कैसी होनी चाहिए? देखो मदर क्या है, एक्स एक्स नॉट, मतलब एक्स और एक्स, मदर के पास दोनों एक्स हैं। अब उसको इधर जो है एक्स कैसा देना, एक्स कैसे देना, डिफेक्टेड देना है। तो डिफेक्टेड मान लिया एक डिफेक्टेड है, मतलब 50% चांसेस तो है ना कि ये डिफेक्टेड वाला चला जाए, मतलब इसमें एक ऐसा चाइल्ड तो दो ऐसे चाइल्ड तो होंगे ना, 50% मतलब दो चार में से दो तो ऐसे होंगे जिनके पास डिजीज होगी मेल्स के पास, बिकॉज अगर एक्स नॉट गया मदर से और वाई गया फादर से, फादर से तो 100% वाई जा रहा है ना, एक्स नॉट गया मदर से वाई गया फादर से, तो आपको जो मेल चाइल्ड मिलेगा वो अफेक्टेड होगा,
ठीक है, दैट मीन्स फीमेल कैसी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है, फीमेल कैरियर प्लस मेल नॉर्मल। अब मेल नॉर्मल हो या नॉर्मल ना हो, दोनों केस में ही फीमेल ही है जो इसका कॉज कर रही है, तो फीमेल कैरियर भी हो सकती है इसमें, ठीक है ना। फीमेल कैरियर और फादर अफेक्टेड भी हो सकता है, फादर नॉर्मल भी हो सकता है, फादर से कोई लेना देना नहीं है, मेल मेन तो फीमेल से है। अब अगर मान लो फीमेल कैरियर की जगह अफेक्टेड हो जाए, अफेक्टेड मतलब फीमेल के दोनों ये हैं, इसमें तो 100% चांसेस है, इसमें से कोई भी गमीट अगर जाएगा, मतलब ये तो एक्स नॉट गया, यहाँ से भी एक्स नॉट की ही चांसेस है, मतलब फीमेल में से 100% एक्स नॉट जा रहा है, मतलब 100% यही है कि फीमेल अफेक्टेड प्लस फादर जैसा मर्जी हो, अफेक्टेड हो या चाहे तो नॉर्मल हो, इस केस में जाएगा ही जाएगा। मतलब इसमें आपका जो है फीमेल डिसाइड कर रही है कि आगे सन के पास डिसीज जाएगा कि नहीं जाएगा, और यहाँ पे फादर डिसाइड कर रहा है कि सन के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, डॉटर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए फादर अफेक्टेड ना हो, डॉटर के पास कैरी नहीं हो सकता, डॉटर को देने के लिए फादर अफेक्टेड होना ही चाहिए। आप इसके लिए ये नहीं कह सकते, मतलब इसके लिए तो श्योरिटी है कि फीमेल चाहे कैरियर हो तो फीमेल नॉन अफेक्टेड भी चलेगी। अगर मान लो मैंने आपको कहा अ फीमेल इज नॉट अफेक्टेड बाय, अ फीमेल इज नॉट अफेक्टेड बाय कलर ब्लाइंडनेस, या अ पार्टनर, अ कपल हु इज नॉट अफेक्टेड बाय कलर ब्लाइंडनेस हैज अ चाइल्ड हु इज अफेक्टेड बाय कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। तो ये किस में दिख रहा है, किस में दिख रहा है ये, फीमेल नॉट अफेक्टेड, कैरियर क्या अफेक्टेड होती है, नहीं, कैरियर इज नॉट अफेक्टेड, तो कैरियर है तो कैरी कर सकती है, तो मतलब ये केस आपको देखने को मिल रहा है ना, चाहे फादर नॉर्मल है और फीमेल कैरियर है, तो फादर अफेक्टेड हो गए तो नॉर्मल होगा, उसमें तो कोई कैरियर का ऑप्शन ही नहीं है, कैरियर का ऑप्शन सिर्फ फीमेल के पास है। इसको नोट करना है एक बार, उसको ध्यान से समझना है इस चीज को। अब मैं क्रॉसेस वगैरह दिखाता हूँ इनके थोड़े बहुत, फिर हम आगे चलते हैं। ये स्वयं बैक, और एक मिनट इसको हल्का सा नीचे कर देते हैं। ओके, आई एम बैक क्यों बोला, कहीं गया हुआ था, कहीं गया मतलब बाहर गया था, पानी पीने गया था, और एक और काम था वो करना था यार, ठीक है, तो वो कर दिया है। अब हम कलर ब्लाइंडनेस की तरफ नहीं झांकेंगे, अब हम देखेंगे इससे, ये सारे केसेस देखने हैं हमें, मदर कैरियर है, फादर अफेक्टेड, मदर अफेक्टेड, फादर, ये इससे हमें देखना है क्या क्या हमें वो मिल सकते हैं, मतलब ठीक है। पहले हम क्या बनाएंगे, मदर कैरियर फादर अफेक्टेड, देखना इससे आपको फीमेल अफेक्टेड मिलेगी ही मिलेगी। मदर कैरियर फादर अफेक्टेड, क्या ये इसमें है, नहीं, इसमें नहीं है, दैट मीन्स इसमें नहीं है, दैट मीन्स क्या इससे आपको मेल अफेक्ट मिलेगा, नहीं, बिकॉज मेल अफेक्टेड कब मिल सकता है, जब फीमेल या तो कैरियर हो या तो अफेक्टेड हो। अच्छा नहीं, हाँ ये तो है ही है, देखो फीमेल मदर कैरियर और फादर अफेक्टेड, तो हाँ इसमें आपको मेल वो भी मिलेगा, मेल अफेक्टेड भी मिलेगा, फीमेल अफेक्टेड है और फादर भी अफेक्टेड या नॉर्मल, फादर अफेक्टेड या नॉर्मल कोई भी हो सकता है, मतलब इसमें भी आपको दोनों चीजें मिलेंगी इसमें। देखो इससे आपको एक और चीज देखने को मिल रही है कि मदर अफेक्टेड, मदर कैरियर फादर अफेक्टेड, या मदर कैरियर मदर अफेक्टेड फादर अफेक्टेड, इन दोनों केसेस में मेल और फीमेल जो भी चाइल्ड होगा वो अफेक्टेड ही होगा। देखना मदर कैरियर फादर अफेक्टेड बना रहा हूं, पहले मैं फर्स्ट केस ये वाला बना रहा हूं मैं, मदर अफेक्टेड, देखना मदर अफेक्टेड मतलब फीमेल और मेल, मदर अफेक्टेड है मतलब मदर अफेक्टेड मतलब एक्स लिंक्ड है सबसे पहले तो इसको मैंने एक्स लिंक्ड पे, मदर अफेक्टेड नहीं मदर कैरियर है, दैट मींस मदर कैरियर, फादर इज अफेक्टेड, दैट मींस ये। अब अगर मैं इसके फ्यूजन करवाऊंगा, फ्यूजन क्या मतलब, इसका मैं मान लो पुणे स्क्वायर बना देते हैं, चलो फीमेल से आया एक्स एक्स नॉट, एक्स नॉट वाई, एक्स एक्स नॉट, फीमेल इज नॉर्मल मतलब कैरियर है, कैरियर है, एक्स नॉट अफेक्टेड फीमेल, एक्स वाई नॉर्मल, एक्स नॉट वाई अफेक्टेड, मतलब कि सारे 1 1 1 1 मिल रहे हैं, अफेक्टेड फीमेल अफेक्टेड मेल। देखो इससे क्या है, अफेक्टेड सन अफेक्टेड डॉटर, नॉर्मल सन नॉर्मल डॉटर, या एक हो सकता है कैरियर डॉटर, और क्या क्या हो सकता है, बस यही आपके कुछ हैं, अफेक्टेड सन अफेक्टेड डॉटर, या अफेक्टेड या नॉर्मल सन
अफेक्टेड या नॉर्मल डॉटर या कैरियर डॉटर, यही सब हो सकता है। और टोटल सन्स लिख लो एक बार कि टोटल सन कितने मिल रहे हैं और टोटल डॉटर्स कितनी मिल रही हैं। ये तो ऑफकोर्स 50-50% ही होगा, मतलब दो दो ही होंगे फ्रॉम 4। तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा, फ्रैक्शन मतलब टोटल में से कितने, ठीक है। तो टोटल डॉटर्स कितने हैं, देखो डॉटर्स एक ये है एक ये है, मतलब 2 डॉटर्स मिल रही हैं कितने में से, 4 में से, दैट मीन्स 50%। टोटल सन 50% ऑफ टोटल, अब मैं टोटल का परसेंटेज लिख रहा हूं यहाँ पे। टोटल सन कितने देखने को मिल रहे हैं आपको, एक मिला ये एक मिला ये, अगेन 2/4 मतलब 50% सन है 50% डॉटर्स। इनका देखो टोटल क्या आ गया, तो टोटल क्या आ गया 100%। अफेक्टेड सन, कितना अफेक्टेड सन मिला आपको, एक अफेक्टेड सन 4 में से, दैट मींस 1/4, यानी कि इन 50 में से भी 25% ऐसे हैं, मतलब टोटल में से 25% ऐसे अफेक्टेड सन है। अफेक्टेड डॉटर एक मिली, ऑफ कोर्स ये भी 1/4, 25%। नॉर्मल सन कितना है, एक ही है 1/4 यानी 25%। नॉर्मल डॉटर नहीं है 0, एंड कैरियर डॉटर 1/4 यानी कि 25%। तो इनका भी एडिशन और इनका एडिशन सेम आ गया, दैट मीन्स आपका जो क्रॉस आपने बनाया बिल्कुल सही बनाया है। किसका क्रॉस है ये, कैरियर मदर एंड अफेक्टेड उसका फादर का। सेकंड क्रॉस देखना, सेकंड क्रॉस में क्या कर रहे हैं हम, ये हमने बनाया अभी, अभी हम क्या बनाएंगे, मदर अफेक्टेड है फादर भी अफेक्टेड है, मतलब ये आपके पास अब, ठीक है। यही पे चेंज कर रहा हूं बस मैं आपको हल्का सा, यहां से भी अब एक्स नॉट आ रहा है, मतलब ये भी एक्स नॉट है ये भी एक्स नॉट। अब देखो इसमें 100% अफेक्टेड है, 100% अफेक्टेड कब, जब दोनों अफेक्टेड आपको दिख रहे हैं। 100% अफेक्टेड वाला केस है ये, देखो फादर अफेक्टेड मदर अफेक्टेड दोनों अफेक्टेड, तो 100% चाइल्ड जो होंगे अफेक्टेड होंगे। देखो क्या आपको कोई नॉर्मल दिख रहा है इसमें से, 2 फीमेल हैं दोनों अफेक्टेड, मतलब डॉटर में आपको कैरियर कितने मिल रहे हैं इस बार, 0। कैरियर कितने 0, नॉर्मल सन्स कितने 0। यहाँ पे आपको 2 आएंगे, ये भी 2 मिल रहे हैं, मतलब 50-50% ही आपका जो 100% सन्स आर अफेक्टेड, 100% डॉटर्स आर अफेक्टेड। अफेक्टेड सन कितने 50%, कितने में से, पूरे में से 4 हैं बच्चे, उन 4 में से 50% अफेक्टेड सन है, 50% अफेक्टेड डॉटर है, मतलब 2 सन्स है तो दोनों ही अफेक्टेड हैं, 2 सन्स है तो 2 डॉटर है तो दोनों ही अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये आप कैसे नोट करना। अब कोई कहेगा कि 100% क्यों नहीं आया, अगर 2 सन है और दोनों के दोनों अफेक्टेड है। ये मैं सन्स की परसेंटेज नहीं निकाल रहा, ये मैं ये निकाल रहा हूं कि टोटल में से अफेक्टेड सन कितने आए, टोटल में से है ये टोटल सन्स में से नहीं, टोटल बच्चों में से है, ठीक है। तो ये नोट करो, एक सेकंड के सेकंड नंबर पे डाल देता हूं पहले, यहाँ फिर फोटो खींचता हूं। आज पहला दिन था इसका मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके करवा रहा हूं, अगली बार जब हम आएंगे तो धड़ाधड़ करते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट, बिकॉज ये भी मतलब बाकी जो भी आपके एक्स लिंक्ड रिसेसिव आएंगे सब में ऐसे ही केसेस आएंगे आपके पास, ये केसेस आएंगे, याद रख लेना इन केसेस को, फिर से बताऊंगा ऑफ कोर्स वाली बात है यार। फीमेल कैरियर फादर नॉर्मल, फादर नॉर्मल मींस ये थर्ड नंबर, दोबारा ही बना देते हैं एक बार, ये फीमेल कैरियर है फादर नॉर्मल है, फीमेल कैरियर दैट मींस एक्स एक्स नॉट, एक्स फादर इज नॉर्मल राइट, तो एक्स वाई, तो क्या मिलेगा, एक्स एक्स मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा, एक्स नॉट एक्स मिलेगा यानी एक्स एक्स नॉट मिलेगा, और एक्स नॉट वाई। मतलब इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक मेल जो है वो अफेक्टेड है, यानी कि ये आपके ऑफस्प्रिंग्स हो गए एक्स 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 नॉट, दो फीमेल इनमें से एक कैरियर और एक नॉर्मल। तो कैरियर कितनी डॉटर्स हैं, एक डॉटर कैरियर है। नॉर्मल कितने सन है, नॉर्मल सन एक है। अफेक्टेड डॉटर है क्या, कोई नहीं है। अफेक्टेड सन एक है, अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल डॉटर एक है, तो ये 4 ऑफस्प्रिंग्स थे जो आपके हो गए, टोटल डॉटर्स 2, टोटल सन्स 2, ठीक है। ऐसे नंबर लिख लेते हैं, फिर आप परसेंटेज जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछी होगी वैसे निकाल देना। अगर आपके टोटल सन्स में से पूछिए तो आप टोटल सन्स के से डिवाइड कर देना, अगर आपके टोटल ऑफस्प्रिंग्स में से पूछे तो टोटल ऑफस्प्रिंग्स के नंबर से डिवाइड कर देना। तो एक्स एक्स नॉट इंटू एक्स वाई ये हमने बना दिया, फीमेल कैरियर और फादर नॉर्मल फादर अफेक्टेड ये हमने पहले बना दिया होगा ना, फीमेल कैरियर फादर अफेक्टेड, फीमेल अफेक्टेड फादर अफेक्टेड ये भी बना दिया, फीमेल अफेक्टेड फादर नॉर्मल ये रह गया बस, फीमेल अफेक्टेड है फादर नॉर्मल है, ये रह गया बस, फीमेल अफेक्टेड फादर नॉर्मल, फीमेल अफेक्टेड फादर नॉर्मल, फीमेल अफेक्टेड फादर नॉर्मल में क्या होगा देखना। अब फीमेल में से 100% एक्स वाला
अफेक्टेड वाला ही जाएगा। और अगर फीमेल में से जा रहा है 100% जा रहा है अफेक्टेड वाला, दैट मीन्स जितने भी सन होंगे वो सारे के सारे अफेक्टेड होंगे। पहले क्या था, एक नॉर्मल था एक अफेक्टेड था, इसलिए मैंने कहा ना 50% चांसेस हो सकते हैं अफेक्टेड या नॉर्मल होने के। तो अब क्या होगा, एक्स नॉट एक्स होगा, एक्स नॉट एक्स होगा, एक्स नॉट वाई होगा, एक्स नॉट वाई होगा। देखो दो मिल रहे हैं कैरियर, दो मिल रहे हैं अफेक्टेड। तो कैरियर डॉटर्स इस बार कितनी है, दो है। कैरियर डॉटर, नॉर्मल डॉटर जीरो, नॉर्मल सन जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पे भी दो, दो दो चार चार, ये आप इसको भी नोट कर लेना। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, राइट। अगला है आपके पास कलर ब्लाइंडनेस के बाद, देखना कलर ब्लाइंडनेस के बाद आपको दिया हुआ है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सिकल सेल एनीमिया, अभी तो मतलब आपको सिर्फ इसके बारे में जस्ट जनरल आउटकम आपको मैंने बता पाया हूँ, ज्यादा नहीं बता पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, 17 की जगह 18 लेक्चर हो गए, ठीक है। आई होप सो आपने इसको नोट कर लिया। वो हम आते हैं टुवर्ड्स दी रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर, जो कि जरूरी है, मतलब करवा देते हैं, चलिए ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, पिछले लेक्चर का रिवीजन अब करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो जिन्होंने पिछला लेक्चर रिवाइज ना करना हो वो जा सकते हैं, होमवर्क आपको नोट्स में मिल ही जाएगा वैसे भी। अच्छा कई दिन हो गए यार मैं नोट्स नहीं डाल पाया और ना ही डीपीपी अपलोड कर पाया हूँ। किसी का कमेंट आया शायद यूट्यूब पे, लेट मी चेक। जी हाँ, यस नितिन शर्मा जी ने लिखा है बहुत बढ़िया, कीप इट अप ब्रो। ओके कीप इट अप यार, कीप इट अप क्या क्या रिप्लाई दूं मैं, ओके जी हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, हम कीप इट अप ही रखेंगे इस काम को। तो मुझे क्या देखना था कि लेक्चर नंबर 9 में मैंने क्या होमवर्क दे रखा है, होमवर्क चेक करता हूँ तब तक मैंने क्या दिया हुआ है इस लेक्चर में, उसका एक और डिग्री आपको मिलेगी। ये क्या, ओ यार होमवर्क तो शो ही नहीं हुआ। अरे गुड इवनिंग गई भाड़ में, मैं प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा होमवर्क यहाँ रहा यार, डीपीपी नंबर 7 दी है ना 9th लेक्चर में, तो आज आप डीपीपी नंबर 8 लगा सकते हैं। डीपीपी नंबर 8 आपका होमवर्क है, ये पीपीपी नहीं डीपीपी है, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है। रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 9, लेक्चर 9 में हमने क्या देखा था, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में देखा था। सबसे पहले हमने देखा था हैंकिंग ने क्रोमोसोमल बेसिस पे कहा, क्रोमोसोमल थ्योरी दी सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि 50% मेल्स में 50% मेल्स में अलग अलग, मतलब 50% मेल्स गमीट अलग हो रहे हैं, 50% मेल गमीट अलग हो रहे हैं। तो हमें पता ही है 50% एक्स होंगे 50% वाई होंगे। इन्होंने देखा था कि कुछ स्मॉलर या फ्यू इंसेक्ट्स में देखा था इन्होंने, जैसे मान लो ड्रोसोफिला में देखा, तो ड्रोसोफिला में भी यही होता है, आपने पढ़ा है ड्रोसोफिला का तो यार इसी चैप्टर में पढ़ा बकायदा, जो आपने क्रॉसेस बनाए थे, ये एक्स क्रोमोसोम ये वाई क्रोमोसोम, तो एक्स वाई आपको दिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो समझे, देखो हर चीज इंटरलिंक्ड है, इसलिए कह रहा हूं ये चैप्टर और अगला चैप्टर अगर आपने सवार लिया, नीट में से आप 14 क्वेश्चन सवार सकते हैं, 14 से 17 क्वेश्चन यहाँ दो चैप्टर से आते हैं, ठीक है। मार्क्स नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा हूं, ठीक है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने देखा मेल हेट्रोगेमिटी हो सकता है या फीमेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी में हमने क्या क्या पढ़े थे, एक पढ़ा एक्स 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 वाई एंड एक्स 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 ओ, मतलब फीमेल तो सेम ही होगी ऑफ कोर्स, बिकॉज फीमेल इज होमोगेमेटिक, मेल ही है हेट्रोगेमेटिक। इसमें इसमें क्या है, इसके एग्जांपल्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, ह्यूमंस पढ़े थे और साथ में पढ़े थे हमने ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में ये देखने को मिल रहा है। इसमें अगर मैं एक्स एक्स को एक्स वाई के साथ करवाऊंगा क्रॉस, तो मुझे क्या क्या मिल सकता है, एक एक्स गमीट आएगा इससे, दूसरा भी एक्स आएगा, एक आएगा एक्स दूसरा आएगा वाई, एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई, मतलब 50% मेल 50% फीमेल, राइट। इसमें अगर मैं देखूंगा तो ये ओ का मतलब क्या है कि कोई क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम आया और दूसरा क्रोमोसोम आया ही नहीं है कोई भी इसके अलावा। ओ तो हमने सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन दे दी कि अगर कोई नहीं आया, मतलब इसमें एक क्रोमोसोम मेल में कम है फीमेल में एक ज्यादा है। ये आपको देखने को मिलता है इन ग्रास होपर्स और इंसेक्ट। मैंने आपको क्रोमोसोम नंबर भी बताया था शायद ग्रास होपर का, उसमें क्रॉस भी दिखाया था आपको बना के, ठीक है। अगर मैं इसका जनरल क्रॉस बनाऊं तो जनरल क्रॉस में क्या होगा, एक्स 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 ओ, एक एक्स आएगा दूसरा एक्स आएगा और उसमें एक्स और ओ आएगा, ठीक है। ये क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल गमीट है, ये क्या है, फीमेल गमीट है और ये क्या है, मेल गमीट। बिकॉज ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मेल हेट्रोगेमिटी, मतलब मेल के गमीट जो है वो अलग अलग होंगे, फीमेल के सारे गमीट सेम होंगे। एक्स 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 ओ, ओ का मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं है, एक्स 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 ओ, एक्स 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 ओ एक्स 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 ओ, ये वो नहीं है जो आप कॉपी पे बनाते हो एक्सओ एक्सओ, वो नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें देखो फीमेल मेल 50% मेल 50% फीमेल, ग्रास होपर और इंसेक्ट्स में आपने ये देखा था, इसको भी आप देख सकते हो। फिर हमने और क्या किया था, इसकी भी मैं एक बार फोटो खींचता हूँ,
और हमने देखा था अबाउट फीमेल हेट्रोगेमेटी कि फीमेल में भी हेट्रोगेमेटी हो सकती है, उसमें सेम है, बस इसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स एक्स। जो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ यार, फीमेल हेट्रोगेमेटी में हमने क्या देखा था एक मिनट यार, थोड़ा उसको ना उड़ने दो, थोड़ा सा हल्का सा। पंछी उड़ा जाए रे, देखो देखो रे जमाना, धूल उड़ी जाए रे। अब तो फीमेल हेट्रोगेमेटी पे अब हम आते हैं। उसमें है जेड 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 डब्ल्यू, जैसे एक्स 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 वाई होता है ना, वैसे जेड 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 डब्ल्यू। अब ये फीमेल हेट्रोगेमेटी मतलब हेट्रोगेमेट वाले कौन से होंगे, फीमेल होंगे, और ये होगा आपका पास मेल। जेड 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 ओ, अगेन जेड ओ का मतलब है ओ कोई क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ जेड क्रोमोसोम आया है, दूसरा जेड क्रोमोसोम नहीं आया है, या दूसरा कोई क्रोमोसोम था ही नहीं उसके साथ। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलता है हेन में और कुछ बर्ड्स में, हेन में और कुछ बर्ड्स में। इसमें भी ऑफकोर्स जो फीमेल है उसके पास एक क्रोमोसोम नंबर कम है। आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन आना चाहेगा तो कैसे आएगा कि एक मेल का सिस्टम है, एक फीमेल का सिस्टम है, या कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास मेल में एक क्रोमोसोम नंबर ज्यादा है। अगर मेल में एक क्रोमोसोम ज्यादा नंबर मतलब फीमेल में एक क्रोमोसोम कम है, दैट मीन वो फीमेल हेट्रोगेमेटिक है। ये वाला केस है, और ये वाला केस आपको किसमें देखने को मिलता है, बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई, बटर नहीं बटरफ्लाई है, और मॉथ, इनमें आपको देखने को ये मिलता है। अगर मैं ऊपर वाले का केस बनाऊं तो जेड 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 डब्ल्यू में से आपको ये गमीट्स मिलेंगे, यहाँ पे ये होंगे आपके मेल गमीट, बिकॉज ये फीमेल हेट्रोगेमेटी पढ़ रहे हैं हम। जेड जेड आएगा, जेड डब्ल्यू आएगा, जेड जेड आएगा, जेड डब्ल्यू में 50% आपको इसमें भी मिल रहा है। सेकंड, इसमें जेड जेड अगेन फ्रॉम मेल एंड जेड ओ फ्रॉम फीमेल। ओ का मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं है, जेड 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 ओ जेड 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 ओ, 50% मेल एंड 50% फीमेल। फिर हमने देखा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसको पहले नोट करो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फिर हमने देखा था। नोट क्या करना है इसको, कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 1 मिनट, चलो ठीक है यार, हर लेक्चर 1 घंटा हो ही जाता है इसमें जेनेटिक्स में। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि कम से कम ही हो सके लेक्चर करके, कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प कर सकें। अच्छा, 17 लेक्चर्स के बाद इसी चैनल पे वन शॉट भी आएगा इस चैप्टर का, जो कि 2 या 3 पार्ट्स में मैं बनाऊंगा और कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, पहले तो रिवीजन पार्ट आएंगे, वो रिवीजन पार्ट्स होंगे, रिवीजन पार्ट को कंबाइन करके एक वन शॉट बना दूंगा, 1.5 घंटे के 3 लेक्चर्स मान लो आप। ठीक है, आफ्टर दिस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का हम क्या करना थे अब, हाँ, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन ये आपको देखने को मिलती है इन हनी बीज, हनी बीज में होती है। अब हनी बीज में ये चीज मैंने आपको शायद बताई नहीं थी पिछली बार, हनी बीज में 3 तरह की बीज होती हैं, एक होती है फीमेल क्वीन बी, क्वीन बी, एक होती है फीमेल बी, एक होते हैं ड्रोन्स, ड्रोन्स मतलब मेल जो कि अनफर्टाइल होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ड्रोन या कोई इसमें क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब, हैप्लो मतलब 16, डिप्लॉन्टिक मींस 32। नॉर्मल में 32 मतलब फीमेल के पास 32 होंगे और मेल के पास 16 होंगे क्रोमोसोम, मतलब मेल के पास आधे क्रोमोसोम, फीमेल के पास पूरा सेट है। ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। ठीक है, तो अगर मैं फीमेल बना रहा हूं तो फीमेल के गमीट्स कैसे होंगे, ये है 32 एक फीमेल और ये है एक मेल। फीमेल के गमीट क्या होंगे 16 16 और मेल के गमीट 16। यहाँ पे गमीट कैसा आ रहा है, माइटोसिस से आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मियोसिस से। अब आपने अगर सेल वाला सेल साइकिल वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे आपको दिया हुआ है इन एनिमल सेल्स डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट इन माइटोसिस। बट यहाँ तो हैप्लॉइड कर रहा है, और ये उन्होंने एग्जांपल एक्सेप्शन में लिखा है कि जो ड्रोन्स हैं इन हनीबीज वो ऐसे करती हैं, माइटोसिस करती हैं, चाहे वो हैप्लॉइड हो। ठीक है, एक्सेप्शन है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है अगर आप देखना चाहो तो। अगर मान लो ध्यान से समझना, इसने इसने या तो ये इसके साथ फ्यूज कर सकता है, अगर इसने फ्यूज कर लिया तो आपको क्रोमोसोम नंबर मिला 32। अगर इसने फ्यूज ना करके माइटोसिस कर ली तो मिला 16। ये क्या है, मेल है, ये क्या है, फीमेल है। देखो फिर से आपको वही मिल गया ना, तो ये क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ लेट्स कम टू द होमवर्क। एक बार होमवर्क मैं लास्ट में भी लिख देता हूँ, बिकॉज मेरे को फिर ढूंढने में दिक्कत होती है किस लेक्चर में क्या क्या होमवर्क मैंने दे रखा है। होमवर्क, solve DPP number 8, revise the chapter and revise the lecture as well। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट था, एंड नोट्स बना लेना और नोट्स को रिलीज नहीं रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, आगे जो अभी देख रहे हैं इस चैप्टर को उसको सीक्वेंस में बता देता हूँ। उस विद्यार्थी को ऐसे तो यहाँ तक कोई पहुंचेगा नहीं चैप्टर में, तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ यहाँ तक आगे तुम है,
अगर कोई यहाँ तक आया है तो भाई थैंक्स अलॉट, आप यहाँ तक बने रहे। अब देखो पहली बार ऐसा होता है, मतलब पहले क्या होता था, जो पढ़ा रहा है उसको थैंक यू बोला जाता, तुम पढ़ा रहे हो। आजकल क्या है, टीचर थैंक यू बोल रहे, तुमने शुक्र है पढ़ लिया यार। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो क्या कहें, मतलब थैंक्स अलॉट कि आप यहाँ तक आए, और इसमें कुछ बुराई नहीं है यार। आजकल क्या है, अच्छा देखो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, अब मैं जबरदस्ती थोड़ी करवा सकता हूँ, पढ़ने वाला बच्चा ही करेगा यार पढ़ने वाली वीडियोस पे क्लिक, बाकी तो वही देखते रह जाएंगे जैसे मैं देखता हूँ। क्या वो मतलब यूट्यूबर्स बाकी सारे, अब मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ यार, मैं तो खुद ऐसा बनना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स बनना चाहता हूँ। मैं भी मेहनत करूँ यूट्यूब पे, है ना। ये तो चलो मैं एक एडुकेटर हूँ कह लो, मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो एडुकेटर भी नहीं हूँ यार, आपका भाई हूँ। ठीक है, अब मैं सीक्वेंस बता देता हूँ आपको, सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं, सीक्वेंस। सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा नहीं है, बायो वालों का है और मैथ्स वालों का है, हम तो बायो वाले हैं। तो ये जंग छिड़ी रहती है बायो वाला वर्सेस मैथ्स वाला। ठीक है, अब मतलब इसमें सीक्वेंस क्या रखेंगे हम चैप्टर का, लेक्चर्स का। आज आपके पास गया लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 11 में आप मेरे ख्याल से ये क्रोमोसोमल ये चलेंगे। 12th में आ गया क्रोमोसोमल, 13th में पेडिग्री, 14th में पेडिग्री के क्वेश्चंस, 15th में आपके पास जनरल क्वेश्चंस आएंगे, 16th में क्रॉसेस वाले क्वेश्चंस और 17th में पूरे चैप्टर के पीवाईस क्यूज। तो 17 और 18 तक जा सकता है लेक्चर, और फिर इसके बाद आपको क्या मिलेगा, 19, 20, 21, जिसमें इस पूरे चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। 22nd लेक्चर होगा इस चैप्टर का, वन शॉट। तो कंटेंट की कमी नहीं होगी इस चैप्टर में। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि अगर आप इसको जितनी मर्जी बार पढ़ोगे, आपको हर हर बार कोई ना कोई नई चीज मिलेगी। कितने सैकड़ों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो वो एग्जाम्पल है किसका, प्लियोट्रॉपी का। अब वो मैंने आपको क्या बोला था, पीछे मैं छुटवा रहा हूँ, आगे बताऊंगा, बता दिया अभी भी और कल भी बताऊंगा। कल मतलब जब भी हम कल ही करेंगे वैसे तो, मोस्ट प्रोबेबली फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को। बहुत शुक्रिया आप यहाँ तक बने रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।